डोनाल्ड ट्रंप अरब की बारूदी दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। वो किसी भी तरह ईरान से समझौता चाहते हैं, लेकिन इस वक्त समझौते के बीच यूरेनियम और हॉर्मूज से बड़ा रोड़ा बेंजामिन नेतन्याहू बन चुके हैं। सही सुन रहे हैं आप, लेबनान में इजराइल की बमबारी से ईरान भड़का हुआ है। मुस्तफा ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि जब तक लेबनान में इजरायली बारूद गिरना बंद नहीं हो जाता तब तक कोई समझौता नहीं होगा, और अगर नेतन्याहू नहीं रुके तो ईरान उन्हें बारूदी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने बताया कि वो लेबनान पर हमलों से नाराज हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा निकाला और नेतन्याहू से तुरंत जंग रोकने के लिए कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बेहद तीखी और गुस्से से भरी बातचीत हुई। लेबनान पर इजरायल के बढ़ते हमलों और बेरूत पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी से ट्रंप नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़क गए। दावा है कि इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए अपशब्द भी कहे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के आक्रामक रुख पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। जी हां, ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। ट्रंप ने बेरूत पर हमला करने की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। ट्रंप ने नेतन्याहू को याद दिलाया कि वो इजरायल में भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं और ट्रंप ने उन्हें बचाया है। ट्रंप ने कहा कि मेरे बिना तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि इजरायल की जरूरत से ज्यादा जवाबी कार्रवाई की वजह से पूरी दुनिया में लोग नेतन्याहू और इजरायल से नफरत करने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान ट्रंप लगातार बेंजामिन पर चिल्लाते रहे और इजरायली प्रधानमंत्री सिर्फ ठीक है बोलते रहे। उनके मुंह से सिर्फ लेकिन मगर जैसे शब्द ही निकल पाए। ट्रंप ने लिखा, मेरी नेतन्याहू के साथ सार्थक बातचीत हुई है। बेरूत में कोई भी सैनिक नहीं भेजा जाएगा। जो सैनिक रास्ते में थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। हमारी हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी बातचीत हुई। वो हमले पूरी तरह से बंद करने पर सहमत हैं, यानी इजराइल उन पर हमला नहीं करेगा और न ही वो इजराइल पर हमला करेंगे। दक्षिणी लेबनान में IDF योजना के मुताबिक अभियान जारी रखेगी। अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों और नागरिकों पर हमले बंद नहीं करता है तो इजराइल बेरूत में उनके ठिकानों पर हमला करेगा। हमारे इस रुख में बदलाव नहीं आने वाला। और ईरान युद्ध की आड़ में बेंजामिन लेबनान में अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि 2006 के बाद पहली बार इजरायल की सेना लितानी नदी को पार कर चुकी है और आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ईरान युद्ध और हॉर्मूज संकट के बीच इजरायल ने तेजी से लेबनान में अपनी सैन्य स्थिति मजबूत की है। 18 अप्रैल तक इजरायल सिर्फ उन इलाकों को खाली करने की चेतावनी दे रहा था जो बॉर्डर से कुछ किलोमीटर आगे मौजूद हैं, लेकिन 30 अप्रैल तक उसने तेबनाइन और नबातिये तक के क्षेत्रों को खाली करने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए। 7 मई तक इजरायल और आगे बढ़ गया। इजरायली सेना ने लितानी नदी के उत्तर में मौजूद क्षेत्रों को भी खाली करने का अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। इसके बाद हुआ यह कि 30 मई आते आते इजरायल की सेना ने लितानी नदी को भी पार कर दिया और धीरे धीरे उसकी आक्रामकता दक्षिणी लेबनान से निकलकर मध्य लेबनान की तरफ बढ़ने लगी। ईरान ने सभी संदेशों का लेन देन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। हालांकि ट्रंप की माने तो मध्यस्थों के जरिए बातचीत फिर शुरू हो गई है। ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं हो जाता अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने बाबल मंदेब भी बंद करने की धमकी दी है। साथ ही इजराइल पर मिसाइल हमले की चेतावनी दी है। अमेरिका ईरान में उलझा है। यूरोप एक बड़े तेल गैस संकट और मंदी से उबरने की तैयारी में जुटा है। तमाम ताकतवर देश आर्थिक मंदी को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। ऐसे हालात में रूस के पास अपना यूक्रेन मिशन पूरा करने का सबसे अच्छा मौका है। यूक्रेन ने 30-31 मई को रूस के तेल ठिकानों पर हमला किया था। कई जगह हमले हुए थे। इन हमलों के बाद ही यह तय हो गया था कि पुतिन यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बड़ा एक्शन लेंगे। यूक्रेन में अलर्ट भी जारी हो चुका है। आशंका सच साबित हुई। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस ने मिसाइलें बरसा दी। इतना भीषण हमला हुआ कि यूक्रेन की राजधानी काले धुएं के बादल से ढक गई। सबसे पहले रूसी ड्रोन ने एयर डिफेंस को उलझाया, फिर क्रूज मिसाइलों से सटीक निशाने से प्रहार हुआ। यूक्रेन में 11 लोगों की मौत की खबर है। 100 से अधिक लोग हमले में जख्मी हो गए। 30 इमारतों को रूसी हमले से नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर 500 से अधिक ड्रोन से हमला किया गया। 50 से अधिक मिसाइलें दागी गई और 100 से अधिक लोकेशन को टारगेट किया गया। कीव के अलावा पोल्टावा, खार्किव, डॉनबास, ओडेसा और ज़ेपोरिजिया पर भी हमले किए गए।
कीव को दहलाने के लिए रूस ने अपनी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन पर 73 मिसाइलों से हमला किया गया। कीव और दूसरे शहरों में भारी तबाही मचाने के लिए यूक्रेन पर 656 ड्रोन से हमला हुआ। इतने बड़े पैमाने पर हमले का मकसद एयर डिफेंस को नाकाम करना भी था। यूक्रेन पहले से अलर्ट था, लेकिन हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि यूक्रेन पूरी तरह से अपना बचाव नहीं कर सका और यूक्रेन में 38 जगहों पर धमाके हुए। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस की भारी कमी, लेकिन फिर भी यूक्रेन बहुत बड़ी तबाही टालने में कामयाब रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 602 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। 40 मिसाइलों को भी गिराने में कामयाबी मिली। हवा में ड्रोन और मिसाइलों में धमाकों के बाद 15 जगहों पर उनका मलबा गिरने से भी कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। 7 दिनों में 8100 सैनिकों की मौत हुई है। रूस का दावा है कि हमलों में यूक्रेन के 2 टैंक, 3 MLRS को भी नष्ट कर दिया गया। 630 वाहन, 2600 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। 55 आर्टिलरी वाहन नष्ट हो गए। निप्रोपेट्रोवस्क में भी रूस ने हमला किया। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 36 जख्मी हो गए। निप्रो शहर को भी रूस ने निशाना बनाया। तो ज़ैपोरिज़िया प्लांट में आग लगने की खबर आने के बाद रूस ने दावा किया है कि प्लांट पर यूक्रेन ने हमला किया। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने प्लांट पर गोले दागे। यूक्रेन ने कई बार हमला किया। ड्रोन से भी ज़ैपोरिज़िया प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक गोलाबारी की वजह से ज़ैपोरिज़िया प्लांट के कैंपस में सूखी घास में आग लगी है। हालांकि यह आग कूलिंग टावर के करीब ही है, लेकिन दावा यह भी है कि फिलहाल रेडिएशन का खतरा नहीं है। न्यूक्लियर प्लांट का कोर हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। ज़ैपोरिज़िया से रेडिएशन हुआ तो कई देशों में मुश्किल आ सकती है। रेडिएशन पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी की तरफ फैल सकता है। हवा का रुख दूसरी तरफ रहा तो रेडिएशन मोल्दोवा, रोमानिया और बुल्गारिया से आगे बढ़ सकता है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि रेडिएशन बेलारूस होता हुआ रूस की तरफ बढ़े।